A very good morning. Welcome to my channel. This is UGC Education Paper 2. So आज जो यूनिट में हम करने हैं वो है यूनिट 7 यूनिट में सी सेक्शन है जहाँ पर असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन करेंगे हम. सो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि आपको सारी जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहे. सो इसमें जो इस यूनिट में जो आज हम कवर करेंगे वो कवर है द टॉपिक इज़ डिफरेंशिएटेड असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़. इसका मतलब क्या है और ये कहाँ किस तरीके से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर दैट जैसे कि मैंने कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. चलिए, डिफरेंशिएटेड असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ दैट मीन्स असेसमेंट की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, चाहे वो बिफोर हो, ड्यूरिंग हो या आफ्टर हो, तीनों ही हम पढ़ेंगे. ठीक है, एक एक करके जो है डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे. उससे पहले जान लेते हैं कि जो डिफरेंशिएटेड असेसमेंट है इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन. एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहाँ पर टीचर गैदर्स द इंफॉर्मेशन एंड डेटा, जहाँ पे टीचर इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती है, चाहे वो बिफोर हो, चाहे ड्यूरिंग हो, चाहे आफ्टर इंस्ट्रक्शन हो, टू बेटर फैसिलिटेटिंग द लर्निंग, ताकि लर्निंग जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए. इसके लिए सबसे पहले है बिफोर इंस्ट्रक्शन. दैट मीन्स क्लास में जो है आप एंटर होते हैं तो उससे जब पढ़ाने से पहले, लेक्चर डिलीवर करने से पहले जब आप जो असेसमेंट करते हैं बिफोर इंस्ट्रक्शंस, उसको कहते हैं प्री असेसमेंट. देन ड्यूरिंग द सेशन, लाइक अगर आपने जैसे एक पेज पढ़ा दिया है या आपने एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन पुट किए हैं, तो दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट. दैट इज़ ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन. एंड सबमिटिव यानी कि एट द एंड ऑफ द सेशन. सो इस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शंस चलती हैं. सो एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है पर्पस ऑफ डिफरेंशिएटेड असेसमेंट. व्हाट आर द पर्पस ऑफ दिस? सबसे पहले है दिस प्रोसेस इंश्योर्स सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन द डिफरेंशिएटेड क्लास विद द डेटा प्रोवाइडेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज असिस्टिंग इन गिविंग एन ओवरऑल व्यू ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट. इस असेसमेंट में होता है एक डेटा प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वैरायटी ऑफ सोर्सेज, दैट मीन्स फिजिकल एजुकेशन में बच्चा कैसा है, म्यूज़िक में कैसा है, करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है. तो ओवरऑल जो है बच्चों की जो अचीवमेंट है, स्टूडेंट की जो ओवरऑल अचीवमेंट है वो इसमें दिखाई जाती है. लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं पर्पस, जो कि बिफोर इंस्ट्रक्शन. तो ये पर्पस जो है वो है डिफरेंशिएटेड असेसमेंट का. यहाँ पे आपको पर्पस दिया हुआ है. लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे हम फर्स्ट जो हमारा प्री असेसमेंट था कि उसका क्या पर्पस है और कैसे असेसमेंट यूज़ होती है वो बात करेंगे. सो टू डिटरमाइन व्हाट अ स्टूडेंट डज एंड डज नॉट नो अबाउट द टॉपिक. जैसे अब आप क्लास में एंटर होते हैं, बिफोर डिलीवरिंग द लेसन आप उनसे उनकी प्रीवियस नॉलेज जानते हैं, प्रीवियस उनकी अंडरस्टैंडिंग जानते हैं अबाउट द टॉपिक. तो बच्चों को ये पता चलता है, बच्चों से आपको ये पता चलता है बच्चे क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं. डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल. आपको पता चलता है बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चे किस तरीके से ज़्यादा तरीके से अच्छे से समझ पा रहे हैं. डिटरमाइन हाउ वेल अ स्टूडेंट कैन परफॉर्म अ सर्टन सेट ऑफ स्किल्स. कि बच्चों के बारे में आपको जानने को मिलता है कि बच्चे सेट ऑफ स्किल्स को किस तरीके से ले पाते हैं और किस तरीके से समझ रहे हैं. डिटरमाइन द स्टूडेंट्स नॉलेज. बच्चों की नॉलेज कहाँ तक है, कितनी है, स्किल्स कितनी है, कितने अच्छे से बच्चे जो है कितनी मतलब कितनी चीज़ों को एक साथ पढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग द लर्निंग गैप्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू यूनिट ऑफ स्टडी. टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट हैज़ अचीव्ड. इससे पता चलता है स्टूडेंट ने कितनी अचीवमेंट ली है, यानी कि बच्चे कितना समझ पाए हैं, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है. उस हिसाब से आप अपने लेसन को प्लान करते हैं. टू मार्क और ग्रेड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. आप जो है लिखते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड. आप जो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो उस एक्सपेक्टेशंस के लायक हैं या उस एक्सपेक्टेशंस को जो है अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता चलता है थ्रू प्री असेसमेंट. नाउ क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ बच्चों को एक्चुअल में पता है. टेस्ट ले सकते हैं, किसी तरीके का कोई छोटा सा एक क्विज सेशन रख सकते हैं. उसके बाद आप चेकलिस्ट बना सकते हैं, रेटिंग स्केल पे कर सकते हैं. लाइक डिबेट, आपने बच्चों को टॉप 5 मिनट्स के एक टॉपिक के ऊपर बोलने को दिया है 2 बच्चों को, तो आपको पता चलता है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ तक है. एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आप ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट को किसी जो है एनालिसिस कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन दे सकते हैं बच्चों को. पोर्टफोलियो जो होता है जिसमें बच्चों की अचीवमेंट मार्क्ड होती है, कोई क्लब एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं या रूब्रिक्स ले सकते हैं. तो दीज आर द टूल टेक्निक्स जिससे हमें पता चलता है बच्चों की प्री असेसमेंट कहाँ तक है और कैसी है.
नाउ मीनिंग पढ़ते हैं और जो है पर्पस पढ़ते हैं टीचर असेसमेंट का। टीचर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये 3 तरीके की असेसमेंट यहाँ दी गई हैं आपको। जैसे टीचर असेसमेंट इज़ द पर्पस टू अंडरटेक बाय द टीचर, टीचर लेती है of a systematic collection, review and use of information about educational programs for the purpose of improving students learning and development। इसमें क्या होता है, जो टीचर की असेसमेंट होती है एक प्रोसेस में चलती है जहाँ पर टीचर अपने आप को एक सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करती है अपनी इन्फॉर्मेशन को कि उनका क्या रिकॉर्ड है, उसने टाइमली कितना टेस्ट लिया है, कितना यूनिट कवर अप कर लिया है। तो टीचर अपने बारे में ही नोट इट डाउन करती रहती है ताकि उसको पता चलता रहे कि वो यूनिट कितने टाइम में लेगी कंप्लीट होने में। तो एक टीचर की असेसमेंट भी साथ साथ चलती है। It is a process undertaken by the teacher on systematic basis for making inferences, कुछ inference निकालने के लिए about the learning and development of students। Like आपने जो है उस assessment में ये लिखा कि आपने जो यूनिट 1 जो है बच्चों को पढ़ाया था उसमें बच्चों ने इतना स्कोर किया था, अपने सेकेंड यूनिट जो पढ़ाया था बच्चों ने ऐसे स्कोर किया था, इस परसेंटेज में हाईएस्ट मार्क्स आए थे। तो इस तरीके से आप जो है इन्फ्लुएंस लगा लेते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस किस रास्ते जा रही है ना। पर्पस ऑफ टीचर असेसमेंट, अब टीचर के असेसमेंट जो आप ये बना रही हैं टीचर, उसको पर्पस क्या है? टू डिफाइन, सेलेक्ट, डिज़ाइन, कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना प्रॉपर तरीके से और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना टू इंक्रीज द स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बच्चों के विकास के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है, राइट। चलिए नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय स्टूडेंट ग्रेड assignments or test based on the teacher's benchmarks. Students assess their own contribution or performance as well as their peers using the established set of criteria। बच्चे खुद की परफॉर्मेंस को, मतलब उनका एक रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें बच्चे अपनी खुद की परफॉर्मेंस को लिखते हैं और जो है ताकि हमें आगे एक टीचर को बहुत आसानी हो, ठीक है, उस जो है मार्क्स को लेके। नाउ पीयर असेसमेंट होता है, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस जहाँ पर पीयर ग्रेड असाइनमेंट्स होते हैं, टेस्ट बेस्ड ऑन द टीचर्स बेंचमार्क्स। सो स्टूडेंट्स इंडिविजुअली असेस करते हैं ईच अदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंसेस को, जो ईच अदर एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस के जो क्या रिजल्ट्स आए हैं, कितना अच्छा। जैसे कि आपको मैंने 2 जो है ग्रुप डिस्कशन में 4 बच्चों को बैठा दिया है और उनको परफॉर्मेंस, उनको एक मतलब जैसे ABCD है, अगर आप एक सिंपल एग्जांपल समझना चाहते हैं ग्रुप डिस्कशन में ये है, मैंने A को बोला कि वो C को जो है ऑब्जर्व करे कि उसको टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, D को बोला वो B को ऑब्जर्व करे, B को बोला वो A को ऑब्जर्व करे, है ना। तो इस तरीके से मैंने एक चेन बना दी है। तो वो क्या करते हैं, पीयर असेसमेंट है, वो एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनको कंटेंट के बारे में कितनी नॉलेज है। सो इससे क्या हेल्प होती है आपकी प्रोग्रेस में कि आपको टॉपिक के बारे में एक्चुअल कितना पता है ना। पर्पस क्या होता है इन सब असेसमेंट का, कि आप जो सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं या पीयर असेसमेंट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या होता है? इंक्रीज द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स बिकम रिस्पॉन्सिबल, कि उनको असेस किया जाएगा, उनका टेस्ट होगा तो बच्चे क्या होते हैं, अप टू डेट रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ऑटोनॉमी रहती है, यहाँ पे किसी पे बर्डन नहीं होता है। टू स्ट्राइव फॉर मोर एडवांस्ड एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। येस, स्ट्राइव यानी कि होड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पे पीयर असेसमेंट होता है तो होड़ रहती है, यहाँ पे कंपटीशन की जो है फीलिंग रहती है कि हमें एक दूसरे से जो है बेहतर जो है लर्निंग करनी है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग करनी है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। टू लिफ्ट द रोल एंड स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द पैसिव लर्नर्स। मेन फोकस होता है बच्चे पैसिवली क्लासरूम में ना बैठते हुए एक्टिवली क्लासरूम को अटेंड करें। टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, यानी कि अपने आप को क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना सीखें, बच्चे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना सीखें। डेवलप इन स्टूडेंट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन सब्जेक्टिविटी एंड जजमेंट्स। बच्चे जो है अपनी सब्जेक्टिविटी और जजमेंट्स के ऊपर और अच्छे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। सो दीज आर द पर्पस। नाउ इसमें आप क्या कर सकते हैं, CRT ले सकते हैं या NRT, दैट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट बहुत ही बढ़िया टेस्ट माने जाते हैं। सो एक एक करके पढ़ते हैं। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है इज़ वन दैट प्रोवाइड फॉर ट्रांसलेटिंग द टेस्ट स्कोर इनटू द स्टेटमेंट
into statement about the behavior to be expected of a person with that score or their relationship to a specified subject matter. So most जो टेस्ट होते हैं, quizzes होते हैं, that are written by the school teacher can be considered into the criterion reference test. कोई भी आपको एग्जाम्पल भी दे दिया गया है यहाँ पे, जो भी मोस्टली टेस्ट होते हैं जो क्लास टीचर सेट करती है, क्विजेस होते हैं जो इन बिटवीन सेशन में जो टीचर पूछती है, दैट इज़ द क्राइटेरियन, जहाँ पे क्या होता है आपके स्कोर्स को जो है स्टेटमेंट में, यानी कि आपके स्कोर को एक सब्जेक्टिव तरीके से ट्रांसलेट कर दिया जाता है. नाउ पर्पस क्या होता है इसका, टू डिटरमाइन द ईच स्टूडेंट हैज़ अचीव द स्पेसिफिक स्किल. इससे पता चल जाता है कि जो स्पेसिफिक स्किल है वो कितने बच्चों ने अचीव कर ली है और कितने कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है मास्टरी हासिल हो गई है. इसमें कंटेंट किस तरीके का लिया जाता है, इट मेजर्स द स्पेसिफिक स्किल विच मेकअप अ डिजाइंड करिकुलम. दीज स्किल्स आर आइडेंटिफाइड बाय द टीचर्स एंड करिकुलम एक्सपर्ट्स. सो ये जो वर्क है वो आपके क्लासरूम तक ही सीमित रहता है. किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है टेस्ट ले लिया जाता है और उसके ऊपर जो है स्टेटमेंट वाइज आपका रिजल्ट शो हो जाता है. आइटम्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ईच स्किल इज टेस्टेड बाय एटलीस्ट 4 आइटम इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडिक्वेट सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. साथ ही साथ जो स्कोर की इंटरप्रिटेशन होती है, यानी कि जो बच्चों का जो स्कोर आता है वो मोस्टली आप परसेंटेज में देख सकते हैं बच्चों के स्कोर्स को. तो ये क्लासरूम वाइज ये काम चलता है. जो क्लास में आप टेस्ट लिया, आपने परसेंटेज में बच्चों को दे दिया, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर वर्क किया, जैसे आपने कॉम्प्रिहेंशन दिया एक बच्चों को और उसके 4-5 क्वेश्चंस दिए, तो आपने देखा कि बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल है वो कितनी अच्छी है. फिर आपने हटा देते हैं, आपने मैथ्स का कोई क्वेश्चन लिया, मैथ्स के क्वेश्चन में आपने कहा कि देयर शुड बी अ प्रॉपर जो है टू प्रूफ, लाइक अगर कोई थ्योरम दे दी आपने बच्चों को और आपने कहा कि स्टेप बाय स्टेप आप इस थ्योरम को लिखेंगे, तो कितने अच्छे से बच्चों ने किया. तो ये क्लासरूम में ही होता है जो टीचर बच्चों से लेती है, और उसके बाद आपने रिजल्ट परसेंटेज में शो कर दिया या मार्क्स में जो है शो कर दिया कि आपका ये टेस्ट ऐसे है. सो एक क्राइटेरिया, यानी कि एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर वर्क किया गया. उसी के साथ में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है. Norm reference test is a type of test which is an estimate of the position of tested individual in a predefined population. यानी कि जो बच्चे का टेस्ट का रिजल्ट है वो पहले से उसी टेस्ट को जिसने किया है, यानी कि किसी ने कोई नॉर्म सेट किया होगा, उसके साथ उसकी जो है क्या किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है with respect to the trait being measured. So this type of test identifies whether the test taker performed better or worse than the other test takers. है ना, जो टेस्ट दे रहा है उससे उसने अच्छा किया या उससे खराब. तो एक यहाँ पे नॉर्म सेट होता है, एक पर्सन का रिजल्ट एक स्टैंडर्ड सेट होता है, आप ये मेन कह सकते हैं. यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट होता है जिसके थ्रू आपके मार्क्स को जज किया जाता है. पर्पस क्या होता है, टू रैंक ईच स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू द अचीवमेंट ऑफ अदर्स. मतलब एक बच्चे को रैंक किया जाता है दूसरे की अचीवमेंट के अकॉर्डिंगली, इन ऑर्डर टू डिस्क्रिमिनेट द हाई है या लो अचीवर्स हैं. कंटेंट कैसा लिया जाता है, मेजर्स द ब्रॉड स्किल एरियाज पे वर्क होता है यहाँ पे. और जैसे टेक्स्ट बुक्स में जो है सिलेबस में या जजमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं यहाँ पे. आइटम्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईच स्किल इज़ यूजुअली टेस्टेड बाय द लेस देन 4 आइटम्स. ठीक है, टेस्टेड बाय द 4 आइटम्स. एंड जो आइटम्स होती हैं वो डिफ़िकल्ट ली जाती हैं, जिससे बच्चों का लेवल जो है आपको पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे लो एंड हाई अचीवर्स देखे जाते हैं, तो लेवल भी इसका हाई रखा जाता है आइटम्स का. स्कोर इंटरप्रिटेशन कैसे दी जाती है, यहाँ पे मोस्टली परसेंटाइल में स्कोर होते हैं. तो आपने देखा होगा जो मोस्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं या जब आप उससे परसेंटाइल निकालते हैं, तो इसीलिए वर्स है, लो अचीवर्स हैं, तो इसी तरीके से. सो ये काफ़ी बड़े लेवल पे होता है और स्टैंडर्ड सेट होता है, उसी के बेसिस पे आपके परसेंटेज डिसाइड होते हैं. सो दिस इज़ द 2 टाइप ऑफ टेस्ट. सो अब हम बात करते हैं, ये तो सारी जो थी वो प्री असेसमेंट हम लोगों ने टेस्ट दे दिया है. प्री असेसमेंट लाइक किसी भी अगर हम कोर्स में जाते हैं उससे पहले जो हम टेस्ट देते हैं, या असेसमेंट होता है, जैसे कोई टीचर जो है लेक्चर डिलीवर करने जा रही है तो उससे पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुट कर लेती हैं कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों की कैसी है. अब है फॉर्मेटिव, यानी कि ड्यूरिंग द सेशन जब टीचर कुछ क्वेश्चन पुट कर लेती है बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए, तो उनकी परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि बच्चे परफॉर्म कितने तरीके से कर रहे हैं, तो उस तरीके से चलता है. सो सेकेंड है फॉर्मेटिव असेसमेंट. इट इज़ द असेसमेंट यूज टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन चलता है. पर्पस होता है ऑनगोइंग फीडबैक देना बच्चों को, कि बच्चे जो अगर जो
पढ़ रहे हैं वो कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इंटीग्रल पार्ट है, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फाइनल मार्क्स, फाइनल मार्क्स नहीं देता है। इट फोकसेस ऑन द मॉड्यूलर एनालिसिस ऑफ द कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी कंटेंट है, जो भी इंस्ट्रक्शंस टीचर दे रही है उसका मॉड्यूलर एनालिसिस करता है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबल बनता है, यहाँ पे टीचर अपने अकॉर्डिंगली उसको जो है मोल्ड कर सकती है। इट मॉनिटर्स द टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, कि मॉनिटर करता रहता है कि टीचर क्या पढ़ा रही है, किस तरीके से पढ़ा रही है। उसके बेसिस पे उसको फीडबैक भी देता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है, टीचर्स को रीथिंक करने का मौका मिलता है। मतलब अगर आज की क्लास आपको लगती है अच्छी नहीं रही है, आपको कोई टॉपिक इस तरीके से पढ़ाना चाहिए था, तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको क्या कर सकते हैं, सॉर्टेड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टीचर को अपनी रीथिंक करने का मौका मिलता है अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी एक्टिविटीज़ को, कि आप इसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते थे। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी इनफॉर्मल, येस दिस इज़ अ इनफॉर्मल एक्टिविटी होती है, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली मोल्डेड बाय द टीचर। टीचर अपने अकॉर्डिंगली इसको जैसे भी है क्लासरूम के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर लेती है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड इट इज़ मोस्ट पावरफुल जो है टाइप ऑफ असेसमेंट माना जाता है फॉर इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। बच्चों के अगर परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करना है आपको जो है इन बिटवीन ऑफ द सेशन, क्लासरूम सेशन, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ द बेस्ट वे टू मॉनिटर। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वन इज समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जैसा कि हमें पता है, इट गिव्स यू द फाइनल मार्क्स, हमें फाइनल मार्क्स देता है ये, एंड इट इज़ नॉर्मली not always but used at the end of the unit. Mostly जो है it is happened at the end of the unit and it quantifies the achievement, बच्चों की complete जो है achievement के बारे में बताता है, और उसके accordingly बच्चों को reward भी मिलता है, और जो बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं उनको आगे प्रमोट किया जाता है। जो बिल्कुल लो अचीवर्स रहे हैं, जो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं, उनको जो है एक री अपार्टमेंट का मौका मिलता है, या वट एवर द जो है रूल्स आर देयर। And for all these reasons, the validity and reliability of summative are the greatest importance. तो यहाँ पे आप जो है reliability and validity भी देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे यहाँ पे हैं। Concern with the judgments about the merits of the already completed programs, जो प्रोग्राम्स कंप्लीट हो चुके हैं उसके बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। Terminal assessment is terminal assessment of the learner's performance. This is gives you the terminal term के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक टर्म ख़त्म हो गया, लाइक समेटिव असेसमेंट है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म होते थे पहले, तो वही टर्मिनल असेसमेंट है यहाँ पे, जहाँ पे लर्नर की परफॉर्मेंस जो है बच्चों को दिखाई जाती है। इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। यहाँ पे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें अचीव करने की होड़ होती है। सो इसमें अगर क्वेश्चन आता है आपका एग्ज़ाम में, क्योंकि देखिए ये पॉइंट्स का जो है मेन फोकस यही होता है, क्योंकि जो है क्वेश्चंस इस फॉर्म में आते हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि पिक जो है आपको कुछ जैसे ABCD करके ABCDEF इतने सारे देंगे, और उसमें से यू हैव टू पिक सम लाइक 3 आपको पिक करनी है कि आप बताइए समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड कौन से जो है पॉइंट्स सही हैं। तो इसीलिए इतने पॉइंट्स रखे जाते हैं ताकि आपका जो सोचने का जो स्कोप है, स्कोप ऑफ थिंकिंग है, वो एनहांस हो। एंड जो फीडबैक होता है, लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, टू द क्लासरूम टीचर फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द प्रोग्राम। वो उनकी रिपोर्ट कार्ड बनाती हैं टीचर, और उसमें बच्चों की सक्सेस और फेलियर को लिख दिया जाता है, फीडबैक दे दिया जाता है। सो दिस इज़ द फाइनल जो है एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें बच्चों को रिवॉर्ड या जो है, अगर जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया तो रिवॉर्ड दे दिया जाता है। उसके बाद जो है जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं उनको या तो मौका दिया जाएगा या फिर वो बच्चे वापस से उस क्लास को करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफ्रेंशिएटेड, राइट। हम जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे डिफ्रेंशिएटेड असेसमेंट, डिफ्रेंशिएटेड असेसमेंट स्ट्रैटेजीज, जिसमें हमने बात की थी प्री असेसमेंट की, जिसमें हमने बात की थी प्री असेसमेंट जो कि बिफोर इंस्ट्रक्शंस होता है, देन फॉर्मेटिव की बात की थी जो कि ड्यूरिंग द सेशन होता है, और एक हमने बात की थी समेटिव की, राइट। सो थैंक यू so much for today and don't forget to subscribe my channel. Thank you guys, have a nice day.